Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 27 January 2024. But first of all, we will discuss our thumbnail article कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है और ये प्रोसेस क्या है एंड ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और बिकॉज ये पूरे अभी जब से ये न्यूज़ आई है और जब से ये सज़ा मिला है तब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड एज यू कैन सी ये सारे न्यूज़ आर्टिकल में कवर किया गया है एंड सारे न्यूज़ चैनल में कवर किया गया है एंड जब से ये न्यूज़ आया है तब से ये जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है वो एक हाइप क्रिएट हो गया है एंड ये नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा रहा है एंड आगे भी ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ये नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाएगा जितने भी लोग हैं उन पे। एंड तभी से अभी जो है जब से ये सजा मिला है तब से सारे जगह पे अभी प्रोटेस्ट का कारण बना हुआ है एंड ये पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे न्यूज़ चैनल ने ये कवर किया है, तो इसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या, आखिर इसमें ये ऐसा क्या होता है जो जिसकी वजह से ये इंसान की जान चली जाती है एंड ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है। And as you can see, this article, US invented to be executed via nitrogen hypoxia. What is it and how does it kill? ये होता कैसे है and लोग इससे मरते कैसे हैं? एक्चुअल में ये जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है ये एक मेथड है एंड प्रोसेस है जिसमें ये नाइट्रोजन गैस दिया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को एंड उससे उसकी बॉडी से ये इसको नाइट्रोजन गैस दिया जाता है तब तक जब तक उसके पूरे बॉडी में नाइट्रोजन गैस ना भर जाए एंड उसकी बॉडी से ये ऑक्सीजन ना निकल जाए। एज यू कैन सी कि इस तरह से एज ये मास्क के थ्रू ये नाइट्रोजन गैस दी जाती है एंड ये जो जिसने क्राइम किया है तो इसको बांध दिया जाता है इसके हाथ पैर एंड देन आफ्टर इसको कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। एज यू कैन सी कि इसको इस तरह से बांध दिया जाता है एंड आप ये देख रहे होंगे कि ये हाथ पैर बांध दिया गया है एंड ये जो नाइट्रोजन गैस है वो वाया मास्क दिया जा रहा है एंड ये जो मास्क के थ्रू है ना कंटिन्यू इसको नाइट्रोजन गैस दिया जाएगा और ये तब तक दिया जाएगा जब तक इसकी बॉडी से सारा ऑक्सीजन निकल नहीं जाता एंड ये जो है वो तरफ तरफ के मर नहीं जाता। तो इसलिए इसको एक ये तरपा तरपा कर मारने के लिए इसी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। और हम लोग देखेंगे कि ये एक कि कैसे ये जो जिसने क्राइम किया था जिसको ये मौत की सजा मिली है उसका नाम स्मिथ है। तो ये कि कैसे ये स्मिथ को ये सजा दिया गया नाइट्रोजन हाइपोक्सिया एंड इसमें होता क्या है कि पूरे बॉडी से ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है एंड उसको मास्क से नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है ऐसे तो ये नॉन टॉक्सिक है, जब इसको नॉर्मल मात्रा में अगर कोई इनहेल करता है तो वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लेकिन जो इसका कंसंट्रेशन है अगर उस कंसंट्रेशन से ज्यादा अगर किसी को भी नाइट्रोजन गैस दिया जाता है तब ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा और उससे जान भी जा सकती है। और हम लोग देखेंगे कि ये सबसे पहले किस ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। जैसे ये जो ईयर आफ्टर ये जो केनेथ स्मिथ है ये जो कैदी था वहां पे अमेरिका में, तो वहां पे इसको सजा दी गई है एंड इसको पहले जो एक साल पहले ही इसकी जो मौत की सजा मिलने वाली थी 2023 में एंड ये जो उसका भी जो सजा का वो अलग प्रोसेस था। पहले इसको बोला गया था कि एक ये पॉइजनस इसको इंजेक्शन दिया जाएगा उसके वेन में एंड ये वेन में इंजेक्शन दिया जाएगा पॉइजनस और उसके बाद ये मर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत हेल्दी था तो इसका वेल नहीं मिल पाया, उस वजह से ये जो इंजेक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर जाकर के इसको फिर से सजा दी गई और उसका डेट रखा गया था 2024 में एंड ये जो 2024 में ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का मेथड रखा गया एंड हमने देखा कि कैसे ये नाइट्रोजन का है ना वर्क करता है कि किसी को भी मास्क के थ्रू दे देना है एंड उसको तब तक देते रहना है जब तक कि उसकी बॉडी से ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए एंड उसके पूरे बॉडी में नाइट्रोजन गैस ना भर जाए। एंड हम लोग देखेंगे कि ये जो जजमेंट भी सुनाया गया था स्मिथ को कि पहले बोला गया था कि ये जो स्मिथ है वो एक प्रोटोकॉल के तहत ये जनवरी 10 को ही ये जो अटलांटा बेस्ड 11th यूएस सर्किट कोर्ट में इसको सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसने अपने बचाव में अपील भी किया था लेकिन उसका अपील मंजूर नहीं हुआ।
एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो हाइपोक्सिया है, ये हाइपोक्सिया जो है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, ये एक मेथड है जो डेथ करवाती है एंड ये ऑक्सीजन निकाल देता है बॉडी से एंड नाइट्रोजन इनहेल करवाता है। तो ये बहुत कम ही ऐसा यूज हुआ है एंड ये पहली बार ऐसा यूज हुआ है कि इस तरह से किसी को मौत की सजा दी गई हो। एंड इससे क्या है, पूरे वर्ल्ड पे इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि ये तो एक कैदी था, एक मर्डरर था, इसलिए इसको सजा दी गई है। लेकिन इस टाइप का अगर वारदात होते रहे तो जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल लोग हैं, अगर किसी से दुश्मनी निकालना चाहे या फिर किसी को सजा देना चाहे तो वो नॉर्मल पीपल भी ऐसा कर सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस किसी को भी इनहेल करवा दे या कहीं पे भी नाइट्रोजन गैस छोड़ दे। तो ये जितने भी जो लोग हैं जो गलत करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ये आइडिया के रूप में काम करेगा और ये लोग उससे आइडिया लेकर के आगे भी किसी बड़े ये ट्रेजेडी को या बड़े ऐसे सिचुएशन में या जितने भी ये जो पॉश इलाका है या फिर गैदरिंग वाला इलाका है तो वो नाइट्रोजन गैस छोड़ करके अगर ऐसा कुछ करना चाहे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है एंड ये जो मेथड है वो पूरे वर्ल्ड पे नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा रहा है, इसीलिए ये इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो किसी भी इंडिविजुअल को अगर ये एटमॉस्फेयर में रहा ये नाइट्रोजन गैस तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब ये हाई कंसंट्रेशन में बढ़ जाता है तब ये हाइपोक्सिया का सिचुएशन बन जाता है एंड तब जाकर के ये किसी की भी जान ले सकता है। और अगर ये मेथड अपनाया जाए तो ये क्या करता है कि पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये पॉइजनिंग का काम करता है एंड ये जो नाइट्रोजन है ये इनर्ट गैस है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये तभी जो है वो ज्यादा काम करेगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए एंड ऑक्सीजन की कमी जैसे ही होगी तब इसका जो है इसके ब्लड स्ट्रीम पे ज्यादा ये नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि हाउ डज नाइट्रोजन अफेक्ट द बॉडी, ये कैसे अफेक्ट पहुंचाता है। हालांकि ये नाइट्रोजन है जो कि इनर्ट है और नॉन टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि ये इससे जान चली जाती है। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि अगर नॉर्मल मात्रा में इसको लिया जाए तो ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसका जो पोर्शन है वो हवा में घुल जाता है और उससे वो ब्रीथेबल भी है। लेकिन जब उसका जो कंसंट्रेशन है और जब उसकी जो मात्रा है अगर उससे लिया जाए एंड तब वो अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तब जाके ये डेंजरस हो सकता है एंड उसी मेथड को ये हाइपोक्सिया कहा जाता है। एंड ये जो हाइपोक्सिया है उससे क्या होता है, अगर कोई ऑक्सीजन ना हो और लगातार वो नाइट्रोजन गैस लेता रहे तब जाके वो सबसे पहले वो ब्रेन पे अटैक करेगा एंड देन आफ्टर हार्ट पे अटैक करेगा। तो उससे क्या होगा कि ब्रेन डेथ होता है एंड देन हार्ट स्ट्रोक होता है और हार्ट ये जो है ना हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये वाला जो सिचुएशन है वही सिचुएशन ये जो स्मिथ है जो कैदी है उसके साथ हुई एंड इसमें क्या हुआ कि वो पहले तो जब ये उसको दिया गया तो धीरे धीरे ये नाइट्रोजन गैस दिया गया एंड वो नॉर्मल था, लेकिन जब जब उसकी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन खत्म होता गया एंड ये नाइट्रोजन गैस भरता गया तब वो सांस नहीं ले पाया एंड सबसे पहले उसका ब्रेन डेथ हुआ एंड देन आफ्टर उसका हार्ट डेथ हुआ। तो यही है एंड हाउ विल द एग्जीक्यूशन बी परफॉर्म्ड, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि ये जो स्मिथ है ये कैदी है, इसको सबसे पहले एक चेंबर में रखा गया था एंड देन आफ्टर उसको ये नाइट्रोजन गैस मास्क के थ्रू इसको इनहेल करवाया गया एंड ये तब तक इनहेल करवाया गया जब तक उसकी बॉडी से ये जो ऑक्सीजन है वो पूरा खत्म नहीं हो गया एंड और धीरे धीरे जो भी लोग वहां पे जो डॉक्टर्स हैं और जो भी लोग वहां पे प्रेजेंट थे उन्होंने बोला कि हमने ये लाइव देखा है, वो जान जाते हुए कि पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो 15 से 20 मिनट के बाद वो वहां पे छटपटाने लगा एंड देन आफ्टर उसके बाद उसका हाथ पैर वो ये शिविर कर रहा था एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी सिचुएशन है एंड हम लोग ये देखते हैं कि इसने इसको ये इतना हीनियस वो ऐसा इसने क्या किया था जो कि इसको इतनी बुरी मौत मिली है। एक्चुअल में इसने एक जो 1988 में एक्चुअली किसी ये जो एलिजाबेथ सेनेट है उसका ये मर्डर किया था एंड ये बोला जाता है कि ये जो मर्डर किसने करवाया था, ये जो वेमेन थी एलिजाबेथ सेनेट और इसी के हस्बैंड ने जो चार्ल्स सेनेट है उसने ये इसको हायर किया था स्मिथ को एंड ये रीजन क्या था इसको मरवाने का। जो एलिजाबेथ सेनेट है एक्चुअल में एलिजाबेथ सेनेट ने अपने ऊपर ये इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और बहुत हेवी अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था एंड इसका जो हस्बैंड था चार्ल्स सेनेट उसने इसलिए मरवा दिया
क्योंकि अगर ये मर जाती है तो इसका जितना भी जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है वो सारा कुछ इसके हस्बैंड को मिल जाएगा। एंड इसीलिए इसके हस्बैंड ने इस चार्ल्स को हायर किया एंड उसके बाद इसका मर्डर करवा दिया। तो इसका तो मर्डर हो गया। देन आफ्टर जब ये जांच हुई तो पता लगा कि ये जो इसका हस्बैंड है वही मर्डर है। एंड ये जो जब फिर इसका जो हस्बैंड है उसने बाद में सुसाइड कर लिया। ऑल बिकॉज जब ये जांच वगैरह हो रहा था तब ये झेल नहीं पाया और इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। एंड उसी के बाद ये स्मिथ को सजा मिली और तब से ये इट्स गोइंग ऑलमोस्ट ये 30 to 35 ईयर्स तब से ये जेल में ही है। एंड इसको पहली बार सजा मिली थी 2023 में। एंड तब ये अनसक्सेसफुल रहा था, इसको मौत की सजा नहीं मिल पाई थी। एंड ये जो है 2024 में इसको और इस बार फाइनल सजा मिल गई है और इसकी डेथ भी हो गई है ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के थ्रू। तो ये सारा चीज है। एंड ये हमने डिटेल में पूरा देख लिया। एंड ये जो चार्ल्स सिनेट है उसने हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। एंड जब ये सारा कुछ होने लगा एंड एग्जीक्यूशन और सारा कुछ जब पता लगने लगा उसके बाद 2010 में। तो यही सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं द हिंदू पे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। एंड एडिटोरियल में मोस्टली रिपीटेड आर्टिकल्स हैं तो हम लोग उसको ज्यादा नहीं देखेंगे। एंड जो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए द हिंदू पे चलते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल, इंडिया एंड फ्रांस डिफेंस टेक ए बिगर लीप। तो एज यू नो कि अभी जो है जो प्रेसिडेंट फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो उसी वजह से ये अभी न्यूज में बने हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या इंडिया का एंड फ्रांस का क्या रिलेशन है एंड ये सारी चीजें और क्या क्या ये जो एमओयू साइन किया गया है हम वो भी देखेंगे। एंड एज यू नो कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रून वो 25th को ही यहाँ पे लैंड कर गए थे। एंड इन्होंने सबसे पहले विजिट किया जयपुर में। एंड जयपुर में इनके लिए परफॉर्म किया गया था शोभा यात्रा। एंड शोभा यात्रा में उन्होंने पहले तो रोड शो किया, वो मोदी जी से मिले एंड देन आफ्टर ही विजिटेड ऑल द टूरिस्ट प्लेस है, जैसे वहां का जो पैलेस है वहां पे गए और जंतर मंतर और जितने भी जो जयपुर की जो खास टूरिस्ट प्लेस है और जितने भी प्लेसेस है वो सारे जगह पे वो गए थे। एंड उन्होंने वहां से बहुत सारी चीजें भी ली। एंड देन आफ्टर ये लैंडेड टू दिल्ली और इन्होंने जो एज ए चीफ गेस्ट अटेंड किया रिपब्लिक डे का परेड जो होता है वहां पे। एंड एज यू कैन सी कि ये जो सिनेरियो है एंड इस बार हुआ क्या कि यहाँ इस बार जो परेड हुआ है ये जो 75 ईयर्स पे, तो इसमें मेजरली जितने भी वेमेन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सारा कुछ जो एज ए लीडरशिप पे उन्होंने वो परफॉर्म किया था। एंड एज यू कैन सी कि ये जो बताया गया है कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और ये जो कैमल कंटिजेंट है उन्होंने मार्चिंग किया 75 रिपब्लिक डे परेड में। और ये दिखाता है कि कर्तव्य पाथ जो पहले जो इंडिया गेट का ये जो इंडिया गेट से पार्लियामेंट का जो जगह है उसको कर्तव्य पाथ बोला जाता है। एंड ये जो जैसे इंडिया गेट है एंड ये जो पार्लियामेंट है एंड इसके बीच से जो रोड जाती है इस पूरे जगह को कर्तव्य पाथ बोलते हैं। एंड यहीं पे वो जितनी सारी जो रिपब्लिक डे पे परेड होती है। एंड इस बार ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसमें जो वेमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है एंड नारी शक्ति को दिखाया गया है। क्योंकि ये मोदी जी ने ये बोला था कि हम ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है एंड बहुत सारे स्कीम्स भी निकाली है कि जिससे वेमेन एम्पावरमेंट बढ़े और नारी शक्ति का और ज्यादा एम्पावरमेंट हो। इसीलिए मोदी जी ने बोला था कि इस बार परेड में ये वेमेन होंगी ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो एज यू कैन सी कि ये सारे में ये जो है ना गर्ल्स हैं वेमेन है वो परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो सारी चीजों में वेमेन ने ही ये बढ़ चढ़ के परफॉर्म किया है और सारी चीजें वेमेन के द्वारा ही कंडक्ट की गई थी। तो ये दिखाता है कि कैसे नारी शक्ति को प्रमोट किया जा रहा है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम चलते हैं जो हमारा आर्टिकल है ये इंडिया एंड फ्रांस का, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे एज यू कैन सी कि इंडिया एंड ये जो फ्रांस है उसने अनाउंस किया था कि वो डिफेंस इंडस्ट्रियल के रोड मैप को आगे बढ़ाएगा। एंड उसमें ये कॉपरेशन भी साइन किया गया है डिफेंस के सेक्टर में कि वो डिफेंस के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और फ्यूचर में भी सारी चीजें ये कोलैबोरेट की जाएगी एंड को डिजाइन किया जाएगा एंड को डेवलपमेंट किया जाएगा इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशन को। एंड एज यू कैन सी कि
इंडिया ने ऑलरेडी ये फ्रांस के साथ राफेल डील साइन किया है एंड राफेल में 36 राफेल डील साइन किया है एंड बहुत सारे जो 5 और 6 सबमरीन भी साइन किया है। तो वो सारा डील तो पहले हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू डील अभी क्या हुई है एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी क्या साइन हुआ है। तो एज यू कैन सी ये जो की एग्रीमेंट है स्पेस से रिलेटेड, तो वो भी अभी साइन हुआ है और ये न्यू चीज है कि स्पेस में भी इंडिया फ्रांस के साथ मिल करके अब काम करेगा और ये नया रोड मैप भी तैयार किया गया है कि कैसे ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया जाए एंड उसको बढ़ाया जाए। एंड उसी के लिए नरेंद्र मोदी जी एंड जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रून, जो पहले जयपुर में उन्होंने विजिट किया थर्सडे को ही एंड देन आफ्टर वो इस पैरिटी को वो ये और ज्यादा बढ़ा रहे थे। एंड ये जो है इंडिया एंड यूएस का जो डिफेंस ये जो प्रोडक्शन प्लान है उसको भी फाइनलाइज किया गया है। एंड ये मैंने जो कल का न्यूज़पेपर है, मतलब मैंने ये जो 25 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसमें डिटेल में इंडिया एंड फ्रांस के बारे में बताया है एंड वो मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर किया था जिसमें डिटेल में मैंने इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशन को बताया है। तो वो आप जाकर के पीडीएफ भी ले सकते हैं एंड ये 25 ऑफ जनवरी का आप देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इंडिया एंड फ्रांस का क्या रिलेशन है एंड उन्होंने पहले जो उनकी हिस्ट्री कहाँ से बिल्डअप हुई, बिकॉज ये जो फ्रांस और इंडिया है उसकी जो फ्रेंडशिप है वो 25 ईयर्स से ये पुरानी हो चुकी है एंड बिकॉज क्योंकि ये 1980 ये जो 1998 में ये पार्टनरशिप साइन किया गया था फ्रांस और इंडिया के बीच में, तब से ये फ्रेंडशिप है अभी तक चली आ रही है एंड उसी के बाद बहुत सारा एग्रीमेंट साइन हुआ है एंड उसको कंप्लीट भी किया गया है। एंड अभी जो है अभी इंडिया एंड फ्रांस वो आपस में मिल करके स्पेस में भी आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत सारे एग्रीमेंट में अभी साइन भी किया गया है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे इंडिया अभी ये क्वाड का मेंबर है एंड क्वाड में एज यू नो कि 4 मेंबर है, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड ये जो ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएस है एंड इंडिया है, लेकिन फ्रांस अब ये जो है वो क्वाड में शामिल होना चाहता है और वो ये जो क्वाड ये क्वाड प्लस बनाना चाहता है। मतलब क्वाड प्लस ये जो 4 कंट्री है पहले से ही और एक ये प्लस जो है वो फ्रांस से शामिल होना चाहता है। एंड ये चीजें तो हो गई, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है सम ऑफ द लैंग्वेज ऑन रोड मैप हेल्ड अपॉन ए जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन देम फॉर सेवरल आवर्स एंड ये इस पे जो जयपुर में ही एक तो रोड शो किया गया एंड देन आफ्टर ये जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है एंड देन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनके बीच में मीटिंग भी हुई एंड बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुआ एंड उनके साथ जितने भी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उनके साथ ये जो ऑफिशियल्स भी आए थे तो उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया एंड देन हम लोग देखते हैं कि दोनों कंट्री ने ये जो डिफेंस के प्रोजेक्ट को उन्होंने साइन किया जिसमें ये जो स्पेस है और स्पेस से रिलेटेड जितने भी पार्टनरशिप है वो भी साइन किया एंड ये दोनों कंट्री ये कोलैबोरेट करेगी स्पेस में एंड ये जो स्पेस का जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी फैलाएगा एंड ये जो एमओयू भी साइन किया जो कोऑर्डिनेट करेगा सैटेलाइट लॉन्च में एंड अलोंग विद अदर एग्रीमेंट ऑन पार्टनरशिप इन एनर्जी में, डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। तो ये सारे रीजन में भी ये जो इंडिया है एंड फ्रांस है ये दोनों मिल करके काम करेंगी एंड अभी ये जो न्यू इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है तो ये डिस्कशन हुआ कि ये बिग टिकट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेगा और ये फाइटर जेट है उसमें भी ये बढ़ाने में काम करेगा एंड ये जो इंजन है एंड ये जो सबमरीन है, तो ये सारी चीजों में भी नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो ये जो फ्रांस है उसके साथ मिलकर के काम करेगी एंड जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अनाउंसमेंट दिया कि ये जो न्यू वेंचर अपनाएगी और ये जो न्यू ज्वाइंट वेंचर है वो लोकल मैन्युफैक्चर किया जाएगा सिविलियंस के लिए हेलीकॉप्टर। जैसे हम लोग ये जो सिविलियंस के लिए ये जो जैसे आपने देखा होगा कि ये हेलीपैड चलता है एंड ये हेलीपैड चलता है नॉर्मल सिविलियंस के लिए जब कोई वैष्णो देवी जाता है और कटरा से लेकर के जो ये माता वैष्णो देवी का जो लोकेशन है वहां से हेलीपैड चलता है। तो उसी तरह से ये अब साइन किया गया है एयरबस एंड टाटा के बीच में एक साइन किया जाएगा एग्रीमेंट और ये लोकल जो हेलीपैड बनाया जाएगा। जैसे हम लोग ओला और उबर बुक करते हैं तो ओला और उबर बुक जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से अब हेलीपैड भी हम लोग बुक कर पाएंगे कि अगर कहीं जाना होगा और उसके लिए लोकल सिविलियंस के लिए हेलीपैड बनाया जाएगा कि अगर जल्दी से जल्दी कहीं जाना है तो वो बुक करे और वो जा सके। तो ये सारी चीजें हैं एंड इसी का कंटिन्यूएशन आर्टिकल है तो हम लोग वो देख लेते हैं।
तो हम ये डिस्कस करते हैं, ये इसी का कंटिन्यूएशन आर्टिकल है। इंडिया फ्रांस डिफेंस ट्राइज टेक ए बिगर लीप। एंड हम लोग ये देखेंगे कि ये 2 मेगा मल्टी बिलियन डॉलर का डिफेंस ये जो है एग्रीमेंट वो साइन हुआ है, और इससे पहले भी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो भी अभी पाइपलाइन में है। बिकॉज इससे पहले ये जो 36 राफेल का साइन हुआ था, तो उसमें से ये जो 26 राफेल फाइटर जेट है, ये इंडियन नेवी के लिए वो साइन हुआ था। ये इंडियन नेवी के लिए ये जो राफेल है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास ये जो कन्वेंशनल सबमरीन भी साइन हुआ था, तो वो भी अभी आना बाकी है। एंड ये एक डील है जो रेडी हो चुका है, एंड ये इस साल के ये सारा जो डील है वो राफेल का हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर का हो, एंड ये जो सबमरीन है वो रेडी हो चुका है, एंड वो इस ईयर के अंत तक वो आ जाएगा। एंड ये फोकस किया जा रहा है कि ये जो इंडिया है एंड ये जो फ्रांस है, ये दोनों ये जो फोकस करे, और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है कि इंडस्ट्री पे भी एंड उस पे भी, उसके लिए भी ये लोग रोड मैप तैयार करे, एंड उसका भी ये जो पार्टनरशिप है वो साइन करे। एंड ये डिफेंस के जो इंडस्ट्रियल का सेक्टर है उस पे भी ये लोग आगे जाके और जो सारी चीजें हैं उसमें भी ये लोग एग्रीमेंट साइन करे, एंड ये जो को डिजाइनिंग है, को डेवलपमेंट है एंड को प्रोडक्शन है, उसको भी बिल्टअप करे, ताकि ये जो डिफेंस का सप्लाई है वो और ज्यादा मजबूत हो। और ये दोनों कंट्री के जो ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंड ये जो विनय क्वाट्रा, तो ये जो उन्होंने ये बताया, एंड ये जो दो साइड से इन्होंने बोला कि ये जो रिपोर्ट है वो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट का वो भी साइन किया गया है। एंड इससे पहले भी ये जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है वो साइन किया गया था, एंड वो जो फर्स्ट ये जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था जैतापुर के लिए, एंड ये फर्स्ट साइन किया गया था 2009 में। एंड ये एक टेक्नो कॉमर्शियल ऑफर था, एंड उसके बाद ये जो 2020 में भी इस कंपनी से ये जो फ्रेंच की कंपनी है ईडीएफ वो भी साइन की गई थी। एंड ये जो टेक्निकल है या इंजीनियरिंग एलिमेंट है वो भी फाइनेंस किया जा रहा है फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लोकलाइजेशन है वो उसकी सप्लाई जो है वो टाइम पे हो सके। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि जो फ्रेंच के गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला कि ये जो इशू है फ्रेंच के जर्नलिस्ट का कि वो डिपोर्ट नहीं कर पाते या फिर शी वाज हैंडेड ए नोटिस बाय गवर्नमेंट, ये एक जो इशू हो गया था फ्रांस और इंडिया के रिलेटेड, कि ये जो इंडिया एंड ये जो फ्रांस है ये दोनों जगह जाने में ये वीजा का यूज लगता है। तो अभी बोला जा रहा है कि ये जो वीजा का जो यूज है ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन ये हटा दिया जाएगा तब जाकर के ये इंडिया के लोग फ्रांस में एंड फ्रांस के लोग इंडिया में इजीली मूव कर पाएंगे, एंड उससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड इनका जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये जो एक ये प्रेस के थ्रू पता लगा कि ये सारी चीजें जो दिक्कत हो रही हैं, तो उस पे भी ये बात की जाएगी कि कैसे वहां का जो वीजा का जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटाया जाए। एंड ये जितने भी फॉरेन के कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने ये इंडिया में इशू जाहिर किया कि कैसे वो प्रोटेस्ट चल रहा है कि वीजा को हटाना चाहिए, एंड ये जो है इंक्रीज वीजा रेस्ट्रिक्शन इन रिसेंट ईयर, बिकॉज अभी जो वीजा को लेकर के बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, एंड इंडिया के लोग भी ये जो ये बोल रहे हैं कि फ्रांस में जाने के लिए वहां पे वीजा का बहुत ये सामना करना पड़ता है, एंड ये जो इंडिया के लोग हैं वो भी ज्यादा है ना वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वहां का वीजा लेने के लिए, ये फ्रांस में जाने के लिए। तो इस पे भी बात की गई है, एंड इसको भी जल्द से जल्द इसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड ये जो है ना वाइटल वर्क है कि कैसे फ्री प्रेस में, और ये दोनों कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो वीजा का रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे हटाया जाएगा। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हुई है, जैसे इंडिया है और फ्रांस है, ये दोनों ही बिलीव करते हैं कि ये स्ट्रेंथन करना एक दूसरे को, कि फ्रांस और इंडिया ये दोनों ही कंट्री चाहती है कि इंडिया का भी डेवलपमेंट हो और इंडिया चाहता है कि फ्रांस का डेवलपमेंट हो, तभी जाकर के इसको एक्चुअल में फ्रांस को इंडिया का लक्ष्मण बोला जाता है, क्योंकि फ्रांस है वो हमेशा ही इंडिया का सपोर्ट करता है। एंड जब ये जो 370 आर्टिकल का जब एब्रोगेशन हुआ था, एंड ये जो जम्मू कश्मीर है उससे ये स्टेटहुड वो हट गया था अलग और वो यूनियन टेरिटरी बन गया था, एंड ये जो 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर है वो जो बाकी के जो स्टेट है उसी तरह से वो एक्ट करने लगा। तो अदर जो फॉरेन कंट्रीज हैं या वेस्ट की कंट्रीज हैं उन्होंने अपोज किया था, बट एक फ्रांस ही था जिसने सपोर्ट किया, एंड
जब ये सारी चीजें चल रही थी तो वेस्ट की सारी कंट्रीज ने जो उनके सिविलियंस है उनको यहाँ पे आने से मना कर दिया था कि वहां पे अभी जाना सेफ नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन एक फ्रांसी है जिसने अपने न्यूज़पेपर में, जो वहां का सबसे ये जो बड़ा न्यूज चैनल है और ये जो न्यूज़पेपर है, वहां पे एक आर्टिकल छपवाया था कि सच में जम्मू एंड कश्मीर ये हेवन है, वहां पे जाना चाहिए एंड इट इज टोटली सेफ। तो ये हमेशा फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया है। इवन दो ये जो फ्रांस है वो ये इंडिया का सपोर्ट करता है यूएनएससी में भी, कि यूएनएससी में ये जो इंडिया का है ना परमानेंट सीट हो जाना चाहिए एंड हमेशा ये बैकबोन बन करके खड़ा रहता है इंडिया का। तो ये सारी चीजें हैं एंड हमने ये डिस्कस किया ही कि ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले जयपुर में लैंड किए थे एंड जयपुर में वहां पे उनके लिए एक शोभा यात्रा रखी गई थी एंड उन्होंने शोभा यात्रा अटेंड किया एंड जयपुर के जितने भी जो जंतर मंतर है एंड जितने भी जो फोर्ट है, जितना भी किला है, वो सारा कुछ वो उन्होंने विजिट किया। एंड इससे पहले 2019 में भी जब फॉर्मर प्रेसिडेंट, जब पहले के जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनके लिए भी जब वो विजिट करने वाले थे इंडिया में, तो उनके लिए भी ये इसी तरह से शोभा यात्रा का ये रखा गया था और उनके लिए ये छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें अरेंजमेंट करवाई गई थी और उन्होंने सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ में एंटर किए थे और सारी जगह उन्होंने वो घूमे थे। एंड उसी तरह से ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एज ए शोभा यात्रा उन्होंने जयपुर में सारा विजिट किया। तो यही सारी चीजें हैं एंड इसमें बताया गया है कि ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे आए और उनका इनविटेशन हुआ और उन्होंने ये इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑल बिकॉज ये पहले था कि ये जो 75 ईयर्स का रिपब्लिक डे पे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो उनको पहले बुलाना था एंड वही चीफ गेस्ट होने वाले थे। एंड लेकिन जो बाइडेन ने ये जो अभी क्वाड का समिट होने वाला है, तो क्वाड के समिट की वजह से उन्होंने उनकी जो डेट मैच नहीं हुई और वो आ नहीं पाए। तो जब उन्होंने कैंसिल कर दिया ये क्वाड के समिट की वजह से, तब जाके इंडिया ने ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया एंड फ्रांस ने बिल्कुल भी देरी लगाए हुए और बिल्कुल भी देरी लगाए बिना ये जो एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन को इंडिया का। एंड तभी ये जो इंडिया के जो चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं। एंड इसमें यही दिया गया है कि ओनली ये अबाउट ए मंथ इन एडवांस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कम टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे एंड क्वाड समिट। एंड क्वाड समिट में तो ये सारी जो कंट्रीज है वो मिलेंगी ही एंड उनके पास डेट नहीं था, इस वजह से ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो नहीं आ पाए। एंड ये बताया गया है कि ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो 7th टाइम वो मिल रहे हैं मोदी जी से एंड उन्होंने जनवरी 2023 में भी मिले थे एंड 6th टाइम वो फ्रेंच के ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो इनवाइट किए गए थे ये रिपब्लिक डे परेड पे भी। और इससे पहले भी वो लोग मिले थे जब ये जो G20 का समिट हुआ था ये सितंबर 2023 में, तब भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। तो ये हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे काम का ये काजीरंगा नेशनल पार्क है तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड ये जो है कि इसका जो फोटो है वो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है आसाम के हिमंत बिश्वा, उन्होंने ये अपने ये जो ट्विटर है, जो फॉर्मली ट्विटर बोलते थे अब इसका नाम एक्स है, तो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि ये एक एंड ये इतना खास क्यों है ये गोल्डन टाइगर, क्योंकि ये गोल्डन टाइगर है वो इजिली विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो टाइगर का बेसिकली 3 ही कलर होता है, ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन इसमें क्या है कि ब्लैक मिसिंग है एंड ये ऑरेंज भी नहीं है, ये पूरा ही गोल्डन है। तो ये एक खास टाइगर है जो देखा गया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका जो फोटोग्राफर किया है जो वहां का लोकल जो लोग है, जो ये जो सफारी से विजिट करवाता है, जितने भी टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको, तो अभी क्या है कि एक अभी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट का जो टाइम है वो अभी पीक पे है, और ये जो जो लोकल का जो फोटोग्राफर है उसने ये पिक्चर ली है और उसका नाम क्या है, गौरव राम नारायण, और उसी ने ये पिक्चर कैप्चर किया है। और जितने भी जब वो सफारी करवा रहा था, जितने जो विजिटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, उनका जब ये विजिट करवा रहा था तब उसने देखा एंड उसी ने ये पिक्चर क्लिक किया एंड देन आफ्टर उसने ये पोस्ट किया, तब जाकर के जो वहां के जो सीएम है ये हिमंत बिश्वा जी, तो उन्होंने अपने ट्विटर पे इसको पोस्ट किया। एंड हम लोग ये देखते हैं कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया गया है, लेकिन इसी तरह से ये
2019 में भी एक गोल्डन टाइगर है ना पाया गया था, एंड वो डिफरेंट टाइगर था लेकिन, एंड ये जो मेल टाइगर है, मेल अडल्ट गोल्डन टाइगर जो फाउंड किया गया है ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क में, एंड उसी तरह से 2019 में भी पाया गया था। एंड ये दिखाता है कि ये अलग टाइप का टाइगर है, ऑल बिकॉज हम लोग देखेंगे। एंड उसी तरह से एक ब्लैक टाइगर भी पाया गया था, एंड वो ब्लैक टाइगर वो था ये सिमलीपाल है, ये जो सिमलीपाल है टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, तो वहां पे देखा गया था। एंड वो इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि वो पूरा ही ब्लैक था इसलिए। एंड ये जो ब्लैक क्यों होता है, ये स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर होता है, एंड ये हाइब्रिड, एंड ये पूरा ही ब्लैक होता है क्योंकि इसमें ये जो मिलेनिन होता है, एंड ये जो मिलेनिन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसकी वजह से ये पूरा ही ब्लैक होता है, तो ये पाया गया था। एंड ये जो फिनोटाइप ऑफ काजीरंगा यूजिंग कैट स्कल्पल, तो ये जो गोल्डन है वो एक हाइब्रिड टाइगर है, एंड ये इसमें जो फिनोटाइप है, ये जो गोल्डन फिनोटाइप पाया जाता है, एंड इसमें क्या है कि ये ब्लैक बिल्कुल भी मिसिंग है, इवन दो ऑरेंज भी मिसिंग है, इसीलिए ये पूरा गोल्डन होता है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइगर है वो गोल्डन इसलिए होता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है, और ये जेनरिक जो वेरिएंट है उसके वजह से। एंड बेसिकली जितने भी टाइगर होते हैं या तो वो 3 कलर के होते हैं मेनली, ब्लैक, ऑरेंज एंड व्हाइट। एंड ये जो टाइगर है वो ब्लैक कलर इसमें मिसिंग है, इवन दो ये फेडेड कलर है क्योंकि इसमें ऑरेंज भी मिसिंग है और फेडेड है। और ये फोटो लिया गया है रामाकृष्णा, एंड ये बताया जा रहा है रामाकृष्णा के द्वारा। एंड रामाकृष्णा कौन है? रामाकृष्णा एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, एंड ये जो बायोलॉजिकल साइंसेस में वर्क करते हैं बेंगलुरु में, तो ये सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई है। एंड हम लोग देख लेते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे ये लोकेट करता है, एंड इसकी खासियत क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आसाम का मैप है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और जो भी नेशनल पार्क है वो सारा कुछ, और वहां पे जितने भी आसाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क पाई जाती है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ से जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है, और आसाम में ही ये जो होलोन गापर गिब्रो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। एंड ये यहाँ पे ये जो लोवा खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे ही है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों साइड फैला हुआ है, एंड यहीं पे ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर ये फ्लो करती है, एंड ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है, मतलब ईस्ट में भी है एंड वेस्ट में भी है। और यहाँ पे ये पाया जाता है ओरांग नेशनल पार्क, एंड ये ओरांग नेशनल पार्क भी आसाम में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जो पाया जाता है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है ऑल बिकॉज ये इंडिया में भी प्रेजेंट है एंड भूटान में भी प्रेजेंट है, मतलब ये आसाम में भी पाया जाता है, एंड इसका जो एरिया है वो भूटान में भी फैला हुआ है, इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि इसका जो लोकेशन है वो स्टेट ऑफ आसाम में पड़ता है, और ये कवर करता है 42,996 हेक्टेयर, और ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड और रिप्रेजेंटेटिव एरिया है जो ब्रह्मपुत्रा वैली से ये फ्लो करता है। एंड ये जो है ना प्रेजेंट है वहां पे ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन पे। एंड ये फ्लड प्लेन क्या होता है, जैसे ये रिवर है एंड रिवर के आसपास जितने भी ये जो एरिया है इसको ये फ्लड प्लेन बोलते हैं, और ये काफी फर्टाइल होता है ऑल बिकॉज इस पे जितना भी है फ्लड का पानी आता है, और ये एलुवियल ये सॉइल होता है, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि इसको लीगल स्टेटस कब मिला। एंड ये जो नेशनल पार्क बना था 1974 में, और इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया 2007 में, और यहाँ पे जो टोटल टाइगर रिजर्व एरिया है वो 1030 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड ये कोर एरिया है 430 किलोमीटर। एंड हम लोग देखते हैं कि ये कोर एरिया क्या होता है, ये कोर एरिया होता है, एंड ये जो है ना मिडिल, एंड ये पेरीफेरी। एंड ये जो कोर एरिया है यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा रेस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं जा सकते हैं, कोई विजिटर्स नहीं जा सकते हैं। एंड अगर किसी को रिसर्च करना हो तो उसको प्रायर परमिशन लेना होता है ये जो स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद ही वो वहां पे विजिट कर सकता है। एंड किसी को रिसर्च करना हो तभी वो जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता है क्योंकि कोर एरिया जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है।
एंड इसको इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट बना था 1985 में, एंड ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, इसीलिए इसको बर्ड लाइट ये जो इंटरनेशनल भी बोलते हैं। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पेसीज भी पाई जाती है, जैसे वन हॉर्न राइनो हो गया, ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे प्रेजेंट है, एंड ये हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनो का पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे जो है ये जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है राइनोज का इन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये सारे चीज हो गया। एंड ये फोकस करने वाली बात है कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो भी बहुत ज्यादा है काजीरंगा में, और वो फोकस करता है बिग फोर। ये बिग फोर क्या है? राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक वाटर बफेलो हो गया। तो ये सारी चीजों पे इस स्पेसिस पे ज्यादा वहां पे फोकस किया जाता है। एंड 2018 में ही जब ये पाया गया था कि 2413 वहां पे राइनो है एंड 1100 एलिफेंट है। एंड ये टाइगर का भी सेंसस हुआ था ये जो 2014 में, तब पाया गया था कि काजीरंगा में ये 103 टाइगर है। एंड उस ये जो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में, ये 215। एंड वहां उसके बाद ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे 120 है। एंड ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पे वो 103 है। एंड ये जो काजीरंगा है वो होम है और भी बहुत सारे स्पेसीज का, जैसे 9 ऑफ द 14 स्पेसीज जो वहां पे प्राइमेट है वो पाए जाते हैं। एंड प्राइमेट क्या होता है? ये अलग अलग ये जो है ना ये जो जाति का एक ये जो मंकी होता है, एंड उसी को प्राइमेट बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्पेसीज होता है मंकी का। तो उसमें से 9 जो है स्पेसीज 14 में से वो वहीं पे पाया जाता है काजीरंगा में ही। एंड वहां से रिवर और हाईवे कौन सी फ्लो करती है? तो वहां पे नेशनल हाईवे जो 37 है वो पास करता है इस पार्क एरिया से। एंड ये जो पार्क है वो मोर देन 250 सीजनल वाटर बॉडीज से वहां पे रहती है। एंड वहां पे ये जो डिफ्लू रिवर वो भी फ्लो करता है। एंड अदर जो नेशनल पार्क है जैसे आसाम में, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है मैप के थ्रू, ये जो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हो गया। और ये जो स्टार मार्क है ये पहले से ही हाईलाइट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मानस नेशनल पार्क है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल बिकॉज ये टू जो कंट्री है इंडिया में भी पाया जाता है एंड ये भूटान में भी पाया जाता है, तो इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें और ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यू आर्टिकल इतना ही था जो मैंने डिस्कस कर लिया। और जो एडिटोरियल का आर्टिकल है ये बिल्किस बानो, तो ये बिल्किस बानो का जो केस है वो मैंने पहले भी ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड जो अदर जो आर्टिकल था इसराइल और हमास का, वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैंने आज उसको डिस्कस नहीं किया, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे रिपीटेड आर्टिकल थे। एंड ये जो इंडिया एंड फ्रांस का भी जो आर्टिकल है तो वो भी मैंने 25 जो दिसंबर है उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। सो यही सारा कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।